नमस्कार। आज की खास बातचीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे महिमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री धीरेन्द्र मदान जी से। आपका स्वागत जी। थैंक यू। सबसे पहले जो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी जी वो ये है कि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल भारत सरकार लेकर आ रही है और लोग उसकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन मैं अगर एक आम आदमी की आवाज़ में बोलूं सर, तो ये लग रहा था कि भाई हमारी सुनवाई नहीं होती है। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, पता ही नहीं चलता है, पैसा फंसा रहता है, घर मिलता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आया है, ये कहाँ तक ये पूरी बिल्डिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन कर पाएगा? रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। मेरा ये मानना है कि इससे जो डेवलपर ट्रांसपेरेंसी से और अच्छा काम कर रहे हैं और टाइमली डिलीवरी दे रहे हैं लोगों को, उनके लिए ये बिल बहुत अच्छा है। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको ये रेगुलेट करेगा। और इसमें जो चीज़ें सरकार ने बहुत अच्छी की हैं वो ये है कि इसमें 70% पैसा आपको प्रोजेक्ट में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो होता ये था जी कि अपना बुकिंग मनी लेके नया प्रोजेक्ट शुरू कर लिया। हाँ जी। और वो खड़ा रहता था आधी बिल्डिंग। तो अब बिल्डर उस पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। उस पैसे को उसे उसी प्रोजेक्ट में यूज करना होगा, जिससे जो इन्वेस्टर जो पैसा उस प्रोजेक्ट पे लगा रहा है उसका पैसा उसी प्रोजेक्ट में रहेगा। एक और इसमें जो एक बड़ा की पॉइंट है जी वो ये है मदान साहब कि अगर आप समय पर कंज्यूमर को उसका मकान नहीं देते हैं जो आपने प्रॉमिस करा है, तो उसकी जो ईएमआई जारी है वो आपको पे करनी पड़ेगी, उतना इंटरेस्ट बिल्डर देगा। कितना प्रैक्टिकल है ये? नहीं, ठीक है ये बात। अगर कोई बिल्डर ऐसी गलती करता है तो डेफिनेटली उसको पे करना ही पड़ेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इससे कितना फर्क पड़ेगा बिल्डर्स पे? ये जो एक होता है कि भैया जमीन ले ली और 4 अधूरे बना के और अपना करके एक और प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, इस पे कितनी आपको लगता है रोक लग पाएगी, खास करके ये इंटरेस्ट जो पे करने वाले जो एक ये क्लॉज डाला है? मेरा मानना है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आने के बाद बिल्डर्स काफ़ी सजग रहेंगे, समय पे उनको डिलीवरी देंगे। इसमें एक जो सबसे अच्छी बात है कि विदेशी निवेश बहुत आएगा। क्यों? विदेशी निवेश इसलिए आएगा क्योंकि पहले यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं थे, तो विदेशी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे। लेकिन अब ये रेगुलेशन आने के बाद वो फ्रीली यहाँ इन्वेस्ट कर पाएंगे। एफडीआई कम आती थी रियल एस्टेट सेक्टर में, अब वो एफडीआई बहुत आएगी। लोगों को पैसा आसानी से, बिल्डर्स को आसानी से मिल जाएगा काम करने के लिए। तो इससे विकास दर बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन टाइम से पूरे हो जाएंगे क्योंकि उनके पास खुला पैसा होगा काम करने के लिए। तो मेरा मानना है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। देखिए, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट है, आपके मानेंगे कि वो बहुत हद तक अब निर्भर करेगा जो स्टेट अपनी रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी, जो कमेटी बनाएगी जी, उसके ऊपर। तो अगर हम लोग राजस्थान के समावेश में इस चीज को अगर हम लोग देखते हैं, तो आपको अभी तक राज्य सरकार से क्या संकेत मिले हैं इसको लेके कि बिल कब हम लोग अडॉप्ट करके ये कमेटी वगैरह कब तक बन पाएगी? रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट तो आ चुका है, उसकी जो कमेटी का फॉर्मेशन है वो राज्य सरकार को मार्च 2017 तक करना अनिवार्य है। तो मेरा मानना है कि तो मार्च 2017 से पहले इतना इंतजार नहीं करना चाहिए सर, एज सुन एज पॉसिबल करें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, समय, लेकिन इन चीजों में थोड़ा समय तो लगता ही है। लेकिन मेरा मानना है कि मार्च 2017 से पहले पहले ये इस बॉडी को फॉर्म कर लेंगे। सर इसमें लूप होल्स क्या है? क्योंकि जैसे अब उसमें लिख दिया कि भाई 1 साल तक आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर को मिलेगी अगर वो जो इनिशियल पॉइंट्स हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक पॉजिटिविटी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एक चीज लाई है और जो डेवलपर्स लॉबी है वो ये देखे कि भी चलो हम लोग इसको कहाँ से निकालने अपने लूप होल्स, अपना फायदा देखने? नहीं, ऐसा नहीं होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आने के बाद जो बिल्डर सिस्टमेटिक नहीं है वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे। जो बिल्डर सिस्टमेटिक हैं, जो कस्टमर्स के प्रति कमिटेड हैं, जो कस्टमर से पैसा लेने के बाद उसको उसका पूरा सामान देने के लिए कटिबद्ध हैं, वही बिल्डर इसके बाद काम कर पाएंगे। बाकी के बिल्डर्स तो काम कर ही नहीं पाएंगे।
इस सेगमेंट के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम लोग सरकार की नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जी रियल एस्टेट स्लम्प, ये शब्द हम लोग बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं। तो ये जी रियल एस्टेट स्लम्प चल तो काफी दिन से रहा है, ये आपको कहाँ सूरज की किरण, कहीं कुछ रोशनी नजर आ रही हो कि ये स्लम्प कब खत्म होगा और इससे पूरी इकोनॉमी पे क्या चेंज आएगा, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मैं ब्रेक से पहले जी आपसे पूछ रही थी कि रियल एस्टेट स्लम्प चल रहा है, तो ये कब तक, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी ये अगर दूर होगा तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। कब दूर होगा, कैसे बूस्ट मिलेगा? देखो जी, वैसे तो कोई स्लम्प अभी है नहीं ज्यादा। जो तो अच्छे बिल्डर्स हैं, कहते हैं मार्केट क्या टूटी हुई है, कुछ एक टिपिकल वर्ड्स होते हैं। नहीं, दरअसल क्या है कि बिल्डर्स ज्यादा आ गए हैं बाजार में। अच्छा। सेल्स बढ़ गई है और इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा उछाल नहीं आ रहा है। लेकिन एक्चुअल यूजर अभी भी है बाजार में, जिसे जरूरत है वो अभी भी मार्केट में है और वो खरीद रहा है। जयपुर का बाजार तो अच्छा है, हाँ बॉम्बे में, दिल्ली में, वहां बाजार में कुछ गिरावट है। क्योंकि उसका एनसीआर कारण में है तो कि कह रहे वहां हैं जी, रेट भी बहुत ज्यादा बढ़े थे। एनसीआर में तो ये कह रहे हैं जी कि आई थिंक लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स आर लाइंग एम्प्टी। जी हाँ, उसका एक कारण ये था कि बिल्डर्स ने पर्टिकुलर एक साइज के मकान बनाए जो कि बड़े साइज थे, 1500 फुट, 2000, 2500 फुट के। हर बिल्डर हाई एंड फ्लैट बना रहा है, ज्यादा मार्जिन कमाना चाहता है, इसलिए वो उस तरफ ज्यादा जो था इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को आकर्षित किया। लेकिन वहां एक सैचुरेशन आ गया, वो मकान बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन गए, एक सैचुरेशन आ गया और उसमें भी इन्वेस्टर बहुत ज्यादा थे। फिर वो इन्वेस्टर अपना मकान बेचना चाहते थे, वो तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा आप ये कह रहे मार्केट हैं में कि एक टिपिकल डाउन सिचुएशन है सर्टेन मेट्रोज की ऑल ओवर इंडिया। हम लोग ये चीज नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट अभी डाउन नहीं, चल रही ऐसा है। नहीं है। सर एक चीज आप मुझे बताइए कि जैसे हम लोग बात करते हैं कई बार अगर किसी के नहीं फ्लैट बिक रहे हैं, उसके बावजूद वो कीमतें वही आसमान छूती हुई मांगते रहते हैं। उसका कारण होता है वो कम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने अगर 50 फ्लैट का कोई प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें 25 फ्लैट किसी रेट पे बेच दिए हैं ज्यादा पे, तो बाकी के 25 फ्लैट वो कम पे बेचेगा तो उन 25 जनों को पैसा रिफंड करना पड़ेगा उसे। ओहो, अच्छा, जो उसने ज्यादा ले लिया है, इसलिए वो कर नहीं पाता, इसलिए वो रेट डाउन नहीं करता है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से आपको कुछ उम्मीदें हैं कि भाई सम जंप इन द सेक्टर इज नीडेड, समथिंग द गवर्नमेंट कैन डू? 2.5 साल हो गए हैं जी। मैडम वसुंधरा जी ने जो ये पॉलिसी लेके आए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना की, ये पॉलिसी बहुत ही अट्रैक्टिव है और मेरे ख्याल से राजस्थान पूरे देश में पहला स्टेट है जिसने इस टाइप के अफोर्डेबल होम्स की पहल की है और ये बहुत सराहनीय कदम है। इसमें जो रिबेट्स गवर्नमेंट दे रही है वो भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। इसमें जो लैंड कन्वर्जन्स हैं वो फ्री हैं। स्टैम्प ड्यूटी 50 रुपये और 100 रुपये चार्ज की जा रही है, जो 350 और 550 फुट के पूरा जो मकान बन इंसेंटिव रहे दे रही है हैं। सरकार। जी हाँ, पूरा इंसेंटिव सरकार दे रही है और इसको बढ़ावा दे रही है। इन मकानों को बनाने के बाद जो इनकम आएगी वो प्रधानमंत्री योजना के तहत टैक्स फ्री है बिल्डर को, उसमें सर्विस टैक्स भी नहीं लग रहा है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम इन्होंने बनाई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें ये जो साइजेस की जो बाध्यता की गई है, यानी कि 350 और 550 फुट के ही मकान बनाए जाएंगे, उसमें बिल्डर्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये 350 फुट का जो साइज है ये पिछले 15 साल 20 साल से चल रहा है। मेरा मानना है कि अब लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गई है, तो इस साइज को भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो कि 350 का भी बना सकता है, वो 450 का भी बना सकता है। हमें थोड़ी सी रेंज थोड़ी रेंज देनी चाहिए, हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, ताकि जो टाइप डिजाइन चल रहे हैं उन टाइप डिजाइन से हटके बिल्डर कुछ एक बेटर डिजाइनिंग दे पाए। ये उनको एक छूट मिलनी चाहिए जो अभी नहीं मिल रही। मदन साहब एक बात पूछती हूँ मैं आपसे। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात बहुत टाइम से हो रही है। ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि बहुत सारे बिल्डर्स ने इस तरफ बहुत बहुत सालों से ध्यान नहीं दिया। वो आज जैसे भी अपन चर्चा कर रहे थे, विलास और बड़े बड़े जी फार्म हाउसेस बन रहे हैं और लग्जूरियस फ्लैट्स बन रहे हैं विद ऑल एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। जहाँ तक मैंने कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग की कोई कॉलोनी कोई देखी है हाउसिंग स्कीम,
या मैंने हाउसिंग बोर्ड के मकान देखे हैं। ये क्यों माना जाता है कि जो आदमी मिडिल क्लास का है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी और 4 दीवारें मिल जाए तो बहुत है, ना उसको क्लब की आवश्यकता है, ना उसके बच्चे खेलते हैं इसलिए ना उनको खेल कूद की आवश्यकता है, ना उनको गार्डन्स की आवश्यकता है, दीवार पे दीवार पात के छोटी छोटी खिड़कियां लेके घर बना दीजिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा सरकार की भी गलती है कि सरकार बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स पर निर्माण अलाउ कर रही है। मैंने सुना 150 गज, 200 गज, 250 गज के प्लॉट्स पे भी निर्माण हो रहे हैं जी बिल्कुल। मेरा मानना है कि योजनाओं की एक साइज होनी चाहिए। अगर उस साइज की योजना बनेगी तभी बिल्डर उसमें वो सुविधाएं दे पाएगा। आज गेम्स देने हैं, क्लब हाउस देना है, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, लेकिन ये सर सब इसमें सुविधाएं देने के लिए बड़े प्लॉट्स की जरूरत सर है। बड़े प्लॉट की जरूरत है, लेकिन बड़े प्लॉट पर बड़े बिल्डर बड़े लोगों के मकान बनाते हैं। नहीं, अब वो समय आ गया है। अब वो समय आ गया है कि जब उन्हें ये पता लग गया है कि जो बड़े साइजेस हम बना रहे थे उसका जो टिकट साइज है वो 35-40 लाख से ऊपर का है, उससे भी ज्यादा, और वो टिकट साइज जाके 1 करोड़ तक जाके टच करता है। सही। तो मेरा मानना है कि अब बिल्डर्स के लिए वो समय आ गया है और वो उस पर काम कर रहे हैं कि वो साइजेस जो हैं वो साइजेस 800-825 फुट के बना रहे हैं, और जो उसमें प्रधानमंत्री facilities? योजना के अंतर्गत आ रहा है साइज, और फैसिलिटीज, और उसमें फैसिलिटीज वो सारी क्यों दे पा रहे हैं। बड़े प्लॉट्स पे बनाए जा रहे हैं, फैसिलिटी भी सारी दी जा रही है। प्रधान जी एक काम करते हैं, बाकी बिल्डर्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं महिमा ग्रुप की। जी, मिडिल क्लास हाउसिंग सेगमेंट के लिए महिमा ग्रुप ने क्या किया है और क्या करने जा रहा है, इसका जवाब आप दीजिए छोटे से ब्रेक के बाद। अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं धीरेन्द्र मदान जी से कि आखिर महिमा ग्रुप ने मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए क्या सोचा है। आपने क्या सोचा है जी, क्या कर रहे हैं? मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए अभी हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है शुभ निलय जी। अजमेर रोड डीपीएस के पास 55,000 गज के प्लॉट एरिया पर एक शानदार योजना महिमा ग्रुप बना रहा है। एक ऐसा सेगमेंट जो कि 17 लाख और 20 लाख में हम वहां फ्लैट्स दे रहे हैं, जो कि सोच नहीं सकता था, और वो भी सारी एमिनिटीज के साथ, जैसे क्या एमिनिटीज के साथ? जिसमें हम इंडिपेंडेंट क्लब दे रहे हैं, ओके, और जिसमें स्विमिंग पूल भी है, हेल्थ क्लब भी है, इंडोर गेम्स भी हैं, आउटडोर गेम्स भी हैं, जिम्नेजियम है, ये सारी सुविधाएं वहां पे, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट होगा वहां पे, खेलने की पूरी व्यवस्थाएं हैं, लश ग्रीन गार्डन्स हैं, सेलिब्रेशन एरियाज हैं, उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, एसटीपी प्लांट, ये सारी सुविधाओं के साथ में इस प्राइस बैंड पे कितने स्क्वायर फुट के फ्लैट्स? ये 709 स्क्वायर फुट का 17 लाख का फ्लैट है, और 33 स्क्वायर फुट का जो फ्लैट है वो 20 लाख रुपए का है। ये प्रधानमंत्री वाली योजना के अंतर्गत बिल्कुल, आता है? ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये 60 मीटर के अंदर के फ्लैट्स हैं, जिसमें 6 लाख रुपए तक के लोन पर 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी और सर्विस टैक्स भी माफ होगा। तो जो मेरा एक प्रश्न था कि मिडिल क्लास को सहूलियतें क्यों नहीं देते हैं, उसका जवाब महिमा ग्रुप दे रहा है। बिल्कुल, ये हम कर क्यों पाए हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हम इसलिए कर पाए कि हमने इसके लिए पिछले 1 साल से हम वर्किंग कर रहे थे। हम बेंगलोर गए, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, हमारी पूरी टीम जिसमें आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स, हमारे इंजीनियर्स, हम सब लोग डिफरेंट लोकेशंस पे गए। हमने वहां जाके जो वैल्यू होम्स बन रहे हैं उनको जाके स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद हमने इसके जो यूनिट प्लान्स और जो मास्टर प्लानिंग की, उसमें हमने बड़े ही इफेक्टिव, जिसमें कि यूजेबल एरिया ज्यादा आ सकता है, बहुत थॉटफुल डिजाइन करके यूनिट प्लान्स को डिजाइन लेकिन किया सर फिर भी सर इस कॉस्ट में पूरा मकान निकालना आसान नहीं है, इसके कोई लिए नई हमने- टेक्नोलॉजी कुछ लाया आप? इसके लिए हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, वो है Okay. माइवन टेक्नोलॉजी, जिसको कि एल्युमिनियम फोम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, जिससे ये मकान लोगों को आधे से भी कम वक्त में मिल जाएंगे। और सेफ्टी? और सेफ्टी तो इतनी है कि ये सारी वॉल्स ही आरसीसी की होंगी, इसलिए जो ब्रिक के जो मकान है उनसे भी बहुत ज्यादा मजबूत होंगे ये। सर हमारा समय खत्म हो चला है, लेकिन चलते चलते आप 3 जरूरी टिप्स हमारे दर्शकों के लिए बताइए जो इंतजार कर रहे हैं मकान खरीदने का। वो किन बातों का ध्यान रख के एक फ्लैट या कुछ खरीदें? उनको सबसे पहले तो
लैंड के डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, सही बात अप्रूवल्स देखनी चाहिए उन्हें, और जिस बिल्डर के यहाँ भी बुक करने जा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि वो कितने सालों से काम कर रहा है, और कब कब मकान दिए हैं, टाइम कब पे कब देता है, मकान नहीं दिया देता है, टाइमली डिलीवर किया है कि नहीं। सही। ये जो चीजें हैं, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है ताकि उन्हें कहीं से भी धोखा ना मिले। बिल्कुल जी। और हम यही चाहेंगे कि आप और आपके सभी जितनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की लॉबी है, जितने भी हैं, और हम लोग भी सब आपका पूरा साथ दें कि 2022 तक हर भारतीय के सर पर अपनी छत हो। ये सपना हम लोग पूरा कर सके, क्योंकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का सपना नहीं है, ये हम सबका सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। थैंक यू। तो ये थी जी एक खास बातचीत धीरेन्द्र मदान जी के साथ। मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।